जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि अडानी का महा घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उस पे कई सीरीज में आपके सामने नेटफ्लिक्स का एपिसोड आएगा। इसके पहले 4 एपिसोड मैं जारी कर चुका हूं, लेकिन आज जो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं यह अत्यंत गंभीर है और देश के 28 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। 28 करोड़ वो लोग जिसके भविष्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि तुम्हारा पैसा उठाकर पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। और यह फैसला कब लिया जाता है? 2015 में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा उठाकर 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2 कंपनियां, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनियां अडानी की हैं। और पैसा कितना लगा है आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1,57,000 करोड़ रुपए। 1,57,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों का शेयर खरीदा गया है। किसके पैसे से? जो भविष्य के सुरक्षा के लिए लोग, कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ का पैसा रखते हैं, उस पैसे से 1,57,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा गया है। करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का सालाना शेयर उन पैसों से खरीदा जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पार्कों में नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने में। मैं आज सभी उन अंकल्स से कहना चाहता हूं, आंटी से कहना चाहता हूं, ध्यान से जरा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपका पैसा उठाकर किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जरा सोचिए। और पार्कों में बैठिए और चर्चा कीजिए तो थोड़ी चर्चा इस पे भी कीजिए। वो सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं, आपका पैसा उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने 1,57,000 करोड़ रुपए पीएफ का पैसा, इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिए। और मजेदार बात देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सबने आगाह किया, भाई अब तो संभल जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है अडानी ने। अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया है, अपने शेयर की कीमतें फर्जी तरीके से बढ़ाई है, बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं। उनके शेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है। कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो। किसने कहा? तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम लोगों ने आगाह किया कि भाई ये बुजुर्गों का पैसा है, ये कर्मचारियों का पैसा है, ये इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा है, इसको कम से कम अडानी की कंपनी में अब तो मत डुबाओ। लेकिन 27 मार्च को मीटिंग होती है ईटीएफओ बोर्ड की, और उस बोर्ड में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आदरणीय देश के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी जो देश के मंत्री हैं, वो उस बोर्ड के चेयरमैन हैं।
ये रिपोर्ट भी आ जाती है, आगाह भी किया जाता है कि भाई आप कर्मचारियों की जीवन से जुड़ा हुआ उनके भविष्य की निधि जो रखी है उनके लिए, जो पीएफ का पैसा उनके संकट के समय में काम आता है, कम से कम ये पैसा अडानी के ग्रुप पे मत लगाइए। लेकिन बावजूद इसके वो पैसा अडानी की उन 2 कंपनियों में फिर लगाया जाता है। क्या प्रेम है आपका अडानी से? आप देश के करोड़ों लोगों का पैसा क्यों उठा के अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं? एलआईसी में लुटा रहे हैं अडानी का पैसा, अडानी का पैसा उठाकर एलआईसी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, एसबीआई का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, पीएनबी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये पीएफ का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा वो उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद, शेयर को ओवर वैल्यू किया गया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में आप क्यों लगा रहे हैं? ये 1,57,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पैसा जब डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये 1,57,000 करोड़ रुपए लोगों के पीएफ का पैसा जब चंद पूंजीपति लूटकर भाग जाएंगे, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये जवाब देश के प्रधानमंत्री को, करोड़ों लोगों को देना चाहिए। और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अडानी की कंपनी का वेटेज कम किया है, उसकी रेटिंग डाउन की है, आगाह किया है निवेशकों को कि भैया इनमें पैसा मत लगाओ आप, क्योंकि इनके शेयर की वास्तविक वैल्यू क्या है हमें पता नहीं। ऐसे समय में भी भारत की सरकार 27 मार्च को जो मीटिंग होती है उसमें भी अडानी के कंपनियों में पीएफ का पैसा लगाने का निर्णय करती है। किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, ये मेरा सवाल था। और मैं समझता हूं कि अडानी के मामले, अडानी के घोटाले इतने बड़े हैं कि इसकी परत दर परत आगे भी खुलती रहेंगी। कुछ जानकारी रीना गुप्ता जी जो हमारी स्पोक्स पर्सन है वो भी आपसे शेयर करेंगी। रीना जी। देश के करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं निफ्टी 50 खरीद लीजिए, हमने निफ्टी खरीदा है। ये निफ्टी एक इंडेक्स है जो एनएसई, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो इंडेक्स बनाता है, जो देश की सबसे बढ़िया 50 कंपनी है उसका इंडेक्स बनता है। और हम और आप ये सोचते हैं कि इंडेक्स में अगर हमने पैसा लगाया तो हमारा पैसा सुरक्षित है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो अडानी के शेयर के, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनका असली रेट क्या है ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो जितने सारे इंडेक्स हैं, पूरी दुनिया के कई इंडेक्स में अडानी ग्रुप के शेयर्स थे। वो जैसे अमेरिका का एक सबसे बड़ा इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स। मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स ने ये निर्णय लिया कि क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर का असली प्राइस हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम मॉर्गन स्टैनली के जो इंडेक्स हैं उसमें अडानी ग्रुप का वेटेज कम करेंगे। एक और बहुत बड़ा इंडेक्स है S&P इंडेक्स, उसने भी निर्णय लिया कि हम अडानी ग्रुप का या तो वेटेज कम करेंगे या कुछ इंडेक्स में से अडानी ग्रुप के शेयर्स को हटाया जाएगा। लेकिन हमारे देश का NSE जो है उसने कोई निर्णय नहीं लिया। उसने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या भारत सरकार का दबाव था? ये निर्णय उन्होंने नहीं लिया। अडानी ग्रुप की दोनों कंपनी को उन्होंने इंडेक्स से नहीं निकाला। इसकी वजह से आपका और हमारा जो 28 करोड़ लोगों की जो गाड़ी कमाई है और बाकी सारे लोग जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, रोज उनका पैसा अडानी ग्रुप की कंपनीज में लग रहा है। आज हमारी ये मांग है कि जब तक
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी ग्रुप की कंपनीज को क्लीन चिट नहीं देती है, तब तक देश के छोटे निवेशकों का पैसा बचाने के लिए सरकार को अडानी ग्रुप की दोनों कंपनीज को एनएसई से हटाना चाहिए। क्लीन चिट मिल जाती है, उसके बाद आप उसमें इंक्लूड करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती है तब तक पूरे देश के लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं, बहुत छोटे छोटे निवेशक हैं जो निफ्टी में अपना पैसा लगाते हैं, उनका पैसा सुरक्षित नहीं है। और जब पूरी दुनिया के इंडेक्स अपने इंडेक्स में से अडानी ग्रुप की कंपनीज को हटा रहे हैं, तो हमारी सरकार ये निर्णय क्यों नहीं ले रही है, क्यों एनएसई को नहीं ये निर्देश दिया जा रहा कि जब तक क्लीन चिट नहीं मिल रही है ये दोनों अडानी ग्रुप की कंपनीज को इंडेक्स से हटाया जाए। आप लोगों के कोई प्रश्न हो? ये रिपोर्ट कब आई थी, जिस रिपोर्ट का आपने रिपोर्ट आई थी कि ये पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद तमाम लोगों ने आगाह किया सरकार को कि भाई, और ना भी आगाह करे तो साफ तौर पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि काला धन विदेशों से फर्जी कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में भारत के अंदर लगाया गया और 100 रुपए के शेयर को 1000 रुपए, 1000 रुपए के शेयर को 10,000 रुपए ओवर वैल्यू किया गया, यानी कि गलत ढंग से फर्जी तरीके से शेयर के दाम बढ़ाए गए। पहली बात मैं तो पूछना चाहता हूं कि 1,57,000 करोड़ रुपए ये शेयर के जुए में आप क्यों लगाना चाहते हैं? देश के लोगों के, करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा। क्या और संस्थाएं नहीं बची हैं? और बैंक विश्वसनीय संस्थाएं नहीं है जहां पे कि आप पीएफ का पैसा लगाइए और लोगों को उनके भविष्य निधि का लाभ दे सकिए? आपने इस शेयर मार्केट के धंधे में क्यों लगाया? पहला गुनाह तो मोदी सरकार ने यह किया। दूसरी बात, जब अडानी के बारे में रिपोर्ट आ गई तो आपने उन दोनों कंपनियों को उस शेयर की लिस्ट से बाहर क्यों नहीं किया? उन कंपनियों की लिस्ट से बाहर क्यों नहीं किया जिस पे पीएफ का पैसा लगाया जा रहा है? भाई, ये तो खुली आंखों से दिख रहा है ना कि एक आदमी अपने शेयर को गलत ढंग से उसके दाम को बढ़ा रहा है। और अगर भविष्य निधि के पैसे से, पीएफ के पैसे से आप उठाकर उनके शेयर खरीदोगे, वो शेयर डूबेंगे तो करोड़ों लोगों का पैसा डूबेगा, जाहिर सी बात है। जैसे एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है और एलआईसी ने उठाकर वो पैसा अडानी को दे दिया। आज लगभग 60,000 करोड़ रुपए एलआईसी के डूब चुके हैं। यानी कि जो निवेश एलआईसी ने किया था, जो पैसा एलआईसी ने लगाया था, उसके हिसाब से उनकी शेयर वैल्यू कुछ दिनों पहले तक 87,000 करोड़ रुपए थी। वो घट के करीब 27,000 करोड़ रुपए बची, 60,000 करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। इसी तरीके से एसबीआई ने पैसा दे रखा है अडानी को। अडानी की कंपनियां डूब रही हैं तो जो पैसा कर्ज में दे रखा है, लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, वो भी डूबेगा। इसी तरीके से पीएफ का पैसा, देश के करोड़ों लोगों का पैसा, पीएफ का पैसा उठा के आप अडानी को दे रहे हो। और चलो पहले दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद दे रहे हो। ईपीएफओ की मीटिंग जो होती है उसमें आप फैसला करके उनको पैसा दे रहे हो। तो ये क्या है? ये दिखा रहा है कि आपने आंख पे पट्टी बांध ली है अडानी की मोहब्बत में। कुछ नहीं दिख रहा है आपको। आखिर इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद उन दोनों कंपनियों को बाहर क्यों नहीं किया गया, जो कंपनियां डूब रही हैं और जिसके बारे में आपके पास तमाम जानकारी है? और यह मीटिंग जो मैंने आपको बताई, जो भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में हुई, यह 27 मार्च को हुई और उसके बावजूद अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया गया। सर, कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. आंटनी के बेटे अनिल आंटनी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर समर्थन किया था उन्होंने केंद्र सरकार पार्टी का चेहरे। अब वो शामिल हुए हैं तो उनकी मर्जी है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई किस पार्टी में जा रहा है वो उसके बारे में तो वही बता सकता है क्यों जा रहा है। संजय जी, घोटाले की बात आप कर रहे हैं मोदी सरकार पे,
दिवस पे ये कहा कि हनुमान से तुलना की, हनुमान जी दुष्टों का नाश करते थे, हम भ्रष्टाचार पर कर रहे हैं। 2024 में भी हमारी सरकार बनेगी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार अगर आज तक कोई आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये भाजपा सरकार है। और इसने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया है। मतलब इतनी बड़ी लूट कर दो कि लोगों की सोच समझ से ही बाहर हो जाए। लाखों करोड़ का घोटाला कर दो। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का सेटलमेंट के नाम पर माफ कर दिया जाता है। एक अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ सौंप दिया जाता है। एक अडानी को बैंकों से उठाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाता है। एक अडानी का 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो ये तो भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइज्ड करप्शन हो गया मोदी जी के राज में। तो मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार केंद्रीकृत है और भ्रष्टाचार ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। अगर उनको कार्रवाई करना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अपने ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर अपने दोस्त अडानी के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर नीरव मोदी पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, मेहुल भाई पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, ललित मोदी पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, हेमंत विश्व शर्मा पे करनी पड़ेगी, नारायण राणे पे करनी पड़ेगी, येदियुरप्पा पे करनी पड़ेगी, व्यापम वालों पे करनी पड़ेगी। बहुत लंबी सूची है। कैसी लड़ाई लड़ रहे हो आप भ्रष्टाचार से? कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। मैंने दिखाया तो था, एक जहाज में अडानी के साथ भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे, जहाज में घूम रहे हैं दोनों लोग। तो मैंने मोदी जी को समझाया कि मोदी जी, जहाज में झगड़ा नहीं किया जाता है। आप कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये देश इस बात को जानना चाहता है। 19 राजनीतिक पार्टियां जेपीसी की मांग कर रही थी, आप जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी जितने हैं वो सब नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द है। उनको पूरा संरक्षण मोदी जी का प्राप्त है और अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम करने के लिए उन्होंने एक भ्रष्ट आर्थिक सत्ता अपनी तैयार की है अडानी के जरिए, और इसमें सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। एक दूसरा मुद्दा, आप लोग राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान की बात करते रहे। कर्नाटक हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी ने अपील की है राष्ट्रीय दर्जे में देरी को लेकर। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई विज्ञान, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जब 4 राज्यों में हमको 6% से ज्यादा वोट मिल गया, और सिर्फ 6% का सवाल नहीं है, 2 राज्यों में हमारी सरकार बन गई। गुजरात में हमको 14% वोट और 5 सीट मिल गई। गोवा में हमको 6.5% और 2 सीट मिल गई। तो तीसरे दिन ही चुनाव आयोग का पत्र हमारे पास आ जाना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसमें तो कहीं कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या है कि चुनाव आयोग काम कर रहा है मोदी जी के इशारे पर। चुनाव आयोग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो वहां से पूछते हैं कि भैया बताइए हमें आगे क्या करना है, तो कहते नहीं नहीं, रुके रहो रुके रहो। मैंने खुद आल पार्टी मीटिंग में सवाल उठाया था, चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाया था कि भाई, जब हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए सारे मानकों को पूरा करते हैं तो अब किस आधार पे हमारे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को रोके हुए हैं? तो उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। कह लगे हाँ हाँ बहुत जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। ये बोला था मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने कि जल्दी करेंगे। अब वो जल्दी कब होगी? कर्नाटक का चुनाव आपने अनाउंस कर दिया। कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मिलती, आपने नहीं दिया। इसलिए हमारी इकाई वहां पर हाईकोर्ट में गई है और निश्चित रूप से इसमें हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम सारे मानक पूरे करते हैं। What is the official
official stand that the Election Commission has told the Aam Aadmi Party on this? Like, is there any particular reason why this is not being given, or are they why are they not taking? आई कैन टेल यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मीटिंग, उसमें सारी पार्टियां थी, उसके सामने उन्होंने मेरे से कहा था कि हम जल्द ही इस पे फैसला लेंगे। But no official communication. नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हमने जरूर उनसे बार बार टाइम मांगा, हमने बार बार उनको जरूर कहा, हमारे सचिव पंकज गुप्ता जी ने, लेकिन ना उन्होंने मिलने का कोई टाइम दिया। सोचिए, मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। एक पार्टी जो हर मानक पूरा कर रही है राष्ट्रीय पार्टी बनने का, उससे मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। पंकज गुप्ता जी ने बार बार चिट्ठी लिख के उनसे टाइम मांगा। तो ये सवाल है चीफ इलेक्शन कमीशन से, सीईसी से। और दूसरा, आज तीसरी चार्जशीट भी ईडी की आ गई, और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ न कोई साक्ष्य पहले था न अब है। उन्होंने अपना मंत्री पद भी त्याग दिया, जेल में प्रताड़ना भी झेल रहे हैं। तीसरी चार्जशीट भी ईडी की आ गई, लेकिन उसमें भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। इसका मतलब साफ संदेश है, प्रताड़ित करो, परेशान करो और हर तरीके से दबाव बनाओ, मनोबल तोड़ने का प्रयास करो। इसलिए जो लोग शराब घोटाला करते हैं, इसकी सच्चाई दूर दूर तक कहीं नहीं है, और इसीलिए तीसरी चार्जशीट में भी ईडी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं लेकर आ पाई। धन्यवाद।